नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रयागराज से खबर है। अतीक से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। खौफ को कायम करने के लिए दिन दहाड़े हत्या करवाई गई थी। उमेश हत्याकांड पर अतीक का कबूलनामा सामने आया है। हत्या की पूरी प्लानिंग अतीक अहमद ने ही की थी। अतीक के कहने पर ही असद हत्याकांड में ये शामिल हुआ था। तो ये बड़े खुलासे लगातार जो पूछताछ चल रही है अतीक से, उसमें देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन 200 सवालों की लिस्ट यहां पर पुलिस के पास थी। 200 सवाल दागे गए हैं अतीक पर और उन्हीं पूछताछ में बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं। खौफ को कायम करने के लिए दिन दहाड़े ये हत्या कराई गई थी। उमेश हत्याकांड पर अतीक का कबूलनामा सामने आया है। हत्या की पूरी प्लानिंग अतीक अहमद ने ही की थी और आपको बता दें कि अतीक के कहने पर ही असद इस हत्याकांड में शामिल हुआ था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड पर क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। प्रयागराज में खौफ को कायम रखने के लिए दिन दहाड़े ये हत्या कराई गई थी। ये बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। साथ ही पूछताछ में अतीक ने कबूला कि लोगों के मन में डर कायम रखना चाहता था और उमेश पाल की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत अतीक अहमद ने ही की थी। और आपको बताएं कि अतीक के कहने पर ही बेटा असद अहमद हत्याकांड में शामिल हुआ। ये बड़े खुलासे, तमाम बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं। भाई अशरफ ने बरेली जेल से शूटर्स का इंतजाम किया था और आपको बताएं कि असद के साथ सभी शूटर्स बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात कर रहे थे। हत्या के बाद असद और गुलाम ने 48 दिन में 6 शहर बदले थे। तो यहाँ पर ये बड़ी प्लानिंग की गई थी। हत्या के बाद असद गुलाम ने 10 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। तो उमेश पाल की हत्या के बाद असद सबसे पहले लखनऊ गया और उसके बाद अतीक को छुड़ाने के लिए असद ने पुलिस काफिले पर हमले की भी प्लानिंग की थी। लेकिन इसी बीच असद यहां पर एनकाउंटर का शिकार हुआ। तो आपको बताते हैं कि अतीक ने उमेश पाल की हत्या क्यों कराई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अतीक ने यह खुलासा किया कि उमेश पाल अपहरण का केस आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था और ऐसे में खुलेआम उमेश पाल के बयान से अतीक परेशान था। उमेश पाल के कदम से अतीक का खौफ कम हो रहा था और ऐसे में उमेश पाल की वजह से अतीक के खिलाफ गलत मैसेज जा रहा था। और अतीक ने तय किया कि अगर उमेश को नहीं मारा गया तो खौफ खत्म हो जाएगा। ऐसे में खौफ को कायम रखने के लिए दिन दहाड़े ये हत्या की प्लानिंग की गई और उमेश पाल के साथ दोनों पुलिस वालों को मारने की भी योजना बनाई गई। लोग जान जाए कि अतीक चकिया अब भी जिंदा है और इसलिए ये कुछ हत्या करवाई गई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से मोइन जुड़ चुके हैं। मोइन, ये हमने खुलासे बताए, 10 खुलासे यहाँ पर बड़े खुलासे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया था अपना डर कायम रखने के लिए। जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ से प्रयागराज पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, तमाम अहम जानकारियां हासिल हुई हैं और ये वो जानकारियां हैं जिनको आधार बनाकर प्रयागराज पुलिस उमेश पाल मर्डर केस का वर्कआउट कर सकती है, खुलासा कर सकती है। माफिया अतीक अहमद से हुई पूछताछ में तमाम इस तरीके की जानकारियां भी मिली हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन था, किस तरीके से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाए जाते थे, किस तरीके से प्रयागराज और आसपास के तमाम जिलों, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे उन्नाव हो, वहां पर बमों और असलहों का जखीरा तैयार करके रखा गया था। तो अभी 4 दिनों तक पूछताछ होनी है और ये कहा जा सकता है कि पूछताछ का जो सिलसिला है वो सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में तमाम इसी तरीके के चौंकाने वाली जानकारियां पुलिस को मिलती रहेंगी, बाहर सूत्रों के जरिए हमारे पास भी आती रहेंगी और पल पल की जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो हम अपने दर्शकों को इसी तरीके से बताते रहेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके से अतीक अहमद का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है, जिस तरीके से लश्कर तैयबा और ISI से उसके जुड़ाव होने की बातें सामने आई हैं, उस बारे में अब ATS की टीम जो है वो भी प्रयागराज पुलिस के साथ साथ अतीक और अशरफ से पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि ATS की एक टीम प्रयागराज में ही रहती है, पुलिस लाइंस में उसकी जो यूनिट है वो वहां पर कैंप करती रहती है। तो बहुत मुमकिन है कि आज से लेकर कल तक ATS की एक यूनिट, ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है बनाया गया था मुंबई में हमले के बाद, वो जो एजेंसी है वो भी अतीक और अशरफ से पूछताछ कर सकती है, उसका बयान दर्ज कर सकती है। यानी मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में अतीक और अशरफ दोनों पर कानून का शिकंजा और कसना तय है। इन लोगों को कहीं से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और दोनों भाई कानून के शिकंजे में लगातार फंसते हुए चले जा रहे हैं।
बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कैसे उन्होंने ये भी बताया कि असद को इस पूरे प्लान में इन्वॉल्व करने का जो पूरा प्लान था वो अतीक का ही था। मोइना, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, आप अपना सवाल दोहरा दें मुझे। बिल्कुल, तो इस पूरे बात में ये निकलकर सामने आया है कि अतीक ने ही असद को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होने के लिए उकसाया था। जी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में जो अब तक जानकारी छनकर सामने आई है उससे ये साफ होता जा रहा है कि अतीक और अशरफ ने ही इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ कल वो शूटर गुलाम की मां है, वो गुलाम जिसे कल झांसी में असद अहमद के साथ एनकाउंटर में मारा गया था, और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो उनका बेटा है उसकी करतूतों से वो बेहद दुखी हैं, और वो ना तो बेटे का चेहरा देखेंगी, ना जनाजे में शामिल होंगे, और ना ही वो या उनका जो दूसरा बेटा राहिल हसन है वो झांसी जाएगा गुलाम के शव को लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हाथ जोड़े हुए खड़ी बैठी हुई हैं कार के अंदर, तबीयत खराब है, इन्होंने रोजा रखा हुआ है लेकिन आंख में आंसू है, लेकिन फैसला बहुत सख्त है कि बेटे की सूरत नहीं देखेंगी। इस तरीके का फैसला आपने लिया है? हाँ ले लिया, नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो किया ठीक किया, अब हम नहीं देखेंगे सीधे। एक माँ इतना बड़ा फैसला, इतना सख्त फैसला कैसे ले सकती? रोना तो हमेशा आज भी रोएंगे उनको, और जिंदगी जब तक जिएंगे जब तक रोएंगे। भूलने की चीज़ तो है नहीं कि भूल जाएंगे, कुछ तो कभी उसके नेकी याद आएगी, कभी सोचेंगे कि ये ऐसा गलत किया, ऐसा क्यों होता, सब सोच के रोएंगे, रात और दिन रोएंगे। तो गुलाम की जो करतूत थी उसने एक माँ का सिर भी झुका दिया। झुका दिया, पूरा घर मेरा बिखार दिया, मेरी फुलवारी बच्चों से सजी थी, सब बिखर गया। तो आप मानती हैं कि पुलिस ने जो एनकाउंटर किया ठीक किया है? ठीक किया है भाई, जो करेगी वो समझ के सही करेगी, क्योंकि और आने वाले जो पीढ़ी आए कोई ऐसा करे तो। एक माँ इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है कि बेटे का शव तक नहीं देखेगी, आखिरी बार उसका चेहरा भी नहीं देखेगी? अब पत्थर बनाए दिन तो पत्थर बन गए, पत्थर की मूर्ति बनाया नहीं, आज कहेगा तुम ही काम करते, कहे का आज हम इस जगह पर खड़ी होती, कहे खड़ी होते इस जगह पे, हम आज पत्थर बनाया, हम पत्थर बन गई है। अब कुछ कहने का रह नहीं गया, बेटा सब कुछ तो खो गया, बेटा खो गया, घर खो गया, भाइयों इधर उधर सब बिखर गए, किसी का पता नहीं है कि कहाँ है, अब क्या करेंगे। अब अपने फैसले पर आप कायम हैं, ना तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे ना चेहरा उसका? नहीं देखेंगे, न जाएंगे कहीं, अब बस हमें जाने की इजाज़त दे दीजिए कि हम चाहे घर थोड़ा आराम करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, वो ज़्यादा बोल सकने की स्थिति में नहीं है, रोज़ा रखा हुआ है, तकरीबन 80 साल की उम्र है, गाड़ी में बैठी हुई हैं, आंखें जो है लगातार नम हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन एक माँ ने सख्त फैसला लिया है, और ये फैसला ये है कि शूटर गुलाम के शव को नहीं लेंगे। गुलाम के भाई राहिल हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। राहिल, क्या फैसला लिया आप लोगों ने? परिवार ने बैठ के कल यही फैसला लिया है जो पहले भी हम लोगों ने कहा था कि शव को नहीं लेंगे और अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे। बहुत सख्त फैसला नहीं है ये? बिल्कुल सख्त फैसला है। तो आप उस पीड़ा को भी समझ सकते हैं कि क्यों किया है, क्योंकि परिवार बहुत ही दुखी है, क्योंकि परिवार बहुत कलंकित हुआ है उसके इस काम से। क्या ज़रूरत थी उसको इस तरह का काम करने की? आप हमारी माँ किसी की परवाह ना करते, लेकिन आपके बीवी बच्चे हैं, आप उनकी फिक्र करते। 5 साल की बेटी। मतलब आप ये मानते हैं कि गुलाम ने जो किया उससे पूरे खानदान का, पूरे परिवार का सिर जो है वो झुक गया है? बिल्कुल पूरा झुक गया है। लेकिन आप एक चीज़ और भी कहूँगा मीडिया चैनल माध्यमों से कि देखिए, आप एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल सब जानते हैं। देखिए, रावण भी था, विभीषण भी थे, सुग्रीव भी थे, बाली भी थे। तो परिवार में अगर कोई गलत निकल जाए तो पूरा परिवार को दोषी ना मान लिया जाए। नहीं, पूरे परिवार को कोई दोषी नहीं मान रहा है। हम तो आपकी बात, जो आप बातें कह रहे हैं वो देखिए, सीधे एबीपी गंगा चैनल पर जो दर्शक हैं वो सीधे आपकी बात को देख रहे हैं। तो मतलब आप लोगों ने ये फैसला अभी बदल सकते हैं, या एकदम सख्त फैसला ले लिया है कि ना तो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, ना उसका चेहरा देखेंगे, ना उसकी सूरत देखेंगे? बिल्कुल ये फैसला एकदम अंतिम फैसला है, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा।
और अच्छे रास्ते पे चलते। सही अभी समय है कि सही को सही और गलत को गलत ना बोले। आज माँ ने शिक्षा दी है तो क्या हम हमारे ऊपर आई तो हम सही को सही और गलत को गलत ना बोलें? बोलेंगे। हमको तो यही शिक्षा मिली है। मेरे भाई ने गलत किया तो मैं छुपाऊँ? नहीं किया है गलत तो बहुत गलत किया। गलत भी नहीं, एक उसकी जो सीमा होती है उससे परे काम किया है, तो बिल्कुल बहुत गलत काम किया है। और निर्णय से जो पुलिस ने इनकाउंटर किया, आप मानते हैं कि ठीक किया, उसको यही सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल। माँ आप यकीन मानिए, ये कहने वाली बात नहीं कि हम बार बार माँ का नाम, माँ बोलती थी हमेशा कि कभी कोई किसी की जान लेता तो उसको जान दे के कीमत चुकानी पड़ती है। आज उसने बात नहीं मानी तो अपनी जान गंवा दी उसने जो है, और पूरे परिवार जो है तबाह हो गया। सारे लेकिन दुखी हैं आप लोग? क्यों नहीं दुखी होंगे? साथ में खेले कूदे हैं, उठे बैठे हैं, सब चीज़ हुए हैं, तो दुखी क्यों नहीं होंगे? बस आप गलत रास्ते को चूज़ कर लिए ना। जो आपको गलत रास्ता नहीं चूज़ करना चाहिए था, आपको सोच समझ के चलना चाहिए था। आपको शूटर के नाम से कोई देश दुनिया में पहचाने, एक माँ चाहेगी, एक भाई चाहेगा, कोई चाहेगा परिवार हमारा तो छोड़ दीजिए, कोई परिवार चाहेगा, तो क्यों ना दुखी होंगे? दुखी हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने क्या पहले माँ ने, आपने जो है गुलाम को समझाने की कोशिश नहीं की थी कि जिस रास्ते पे चल रहे हो उसका अंजाम यही होना है? बिल्कुल, बहुत समझाने की कोशिश की माँ ने, ख़ास तौर से माँ ने, क्योंकि हमारी तो अभी बीच में बात बहुत टाइम से नहीं हो रही थी। माँ ने बहुत, अभी माँ ने 2 महीने पहले उनका हाथ जोड़, दोनों हाथ, एक माँ हाथ जोड़ के आपको ऐसे समझा रही कि बेटा कोई गलत काम मत करना। आप तब भी नहीं माँ को सुन रहे हो। जो है माँ की बात भी उसने नहीं मानी? हाँ, नहीं मानी ना, तो परिवार दुखी नहीं होगा। तो यही वजह है कि आज माँ को फिर इतना सख्त फैसला लेना पड़ रहा है कि जिस बेटे को जन्म दिया आखिरी बार उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। देखिए कितनी अच्छी माँ है, आज बेचारी रोज़ा भी है, पूरी जो चीज़ें उसको कर रहे हैं, उसके बाद इतना सख्त फैसला, तो आप समझ सकते हैं कैसी हमारी माँ है, कैसा हमारा परिवार है। क्यों ऐसा गलत काम किया? उसको क्या ज़रूरत थी? सब लोग अपना अच्छा कर रहे थे, किसी को मारा, वो भी तो किसी का बेटा रहा होगा, उसकी माँ नहीं, उसकी आंखों में आंसू आया। माँ जब टीवी में देखता था तो हम लोग को बहुत दुख होता था, उसकी माँ रोती थी या उसके दुख होता था। क्यों हम कहें कि किसी की जान ले लिया तो सही काम किया, अच्छा काम किया उसने जान लेके? नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। जान चली जाएगी तब भी नहीं कहेंगे, सब कुछ लूट जाएगा, बर्बाद हुए तब भी नहीं कहेंगे, गलत किया है तो गलत कहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गुलाम के भाई राहिल हसन हैं, आंखों से आंसू छलक रहे हैं और ये खुलकर कह रहे हैं कि गुलाम ने जो किया वो गलत किया। आप माँ को देख सकते हैं कि माँ की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे हैं। तकरीबन 80 साल की उम्र है, रोज़ा रखे हुए हैं। उसके बाद ये सख्त फैसला इन्होंने लिया है कि बेटे गुलाम की सूरत नहीं देखेंगे, जनाजे में नहीं शामिल होंगे और ना ही कोई शख्स जो है वो झांसी जाकर शव को लेगा। तो कितना कठिन फैसला लिया गया है, किन परिस्थितियों में लिया गया होगा और एक माँ के लिए ये कितनी मुश्किल की घड़ी होगी, इसे समझा जा सकता है, महसूस किया जा हम देख पा रहे हैं किस तरह पूरा परिवार दुख में है, लेकिन शव लेने से इनकार कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। झांसी से पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन झांसी आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, दोनों के शवों को लेने के लिए आ रही है झांसी। तो झांसी से पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन झांसी आ रहे हैं, दोनों के शवों को लेने आ रहे हैं झांसी। तो आपको बता दें कि पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर है, असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन इस वक्त झांसी के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों के शवों को ले जाएंगे, साथ ही साथ उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यहाँ पर असद अहमद और गुलाम हसन दोनों के ही परिजन हैं जो कि झांसी के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है और पुलिस के सूत्रों से ये खबर मिली है, जहां पर दोनों के शवों को लेने के लिए झांसी पहुंच रहे हैं परिवारजन। आपको बता दें कि असद अहमद और गुलाम हसन के ये परिजन हैं जो कि झांसी पहुंचने वाले। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। तो दोनों के शवों को ले जाया जाएगा, बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसी के लिए असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन अब इस वक्त झांसी के लिए रवाना हो गए हैं। तो झांसी पहुंचने के बाद दोनों के शवों को लिया जाएगा, बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, असद अहमद और गुलाम का कल पुलिस से मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर हो गया था, जिसके बाद परिवार शोकाकुल है। लेकिन गुलाम के परिजनों ने पहले शव लेने से इनकार कर दिया था। अब असद अहमद और गुलाम हसन के परिवार जन झांसी के लिए रवाना हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है और दोनों के शवों को लिया जाएगा, झांसी से लेने जा रहे हैं और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।
और आपको बता दें कि इसी बीच ये खबर भी आ रही थी कि आज शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती हैं, पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती हैं, क्योंकि वो असद अहमद को उनका चेहरा आखिरी बार देखना चाहती हैं। ऐसे में असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन इस वक्त झांसी के लिए आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, ऐसी खबर मिल रही है कि असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन इस वक्त झांसी आ रहे हैं दोनों को शवों को लेने के लिए। बिल्कुल, तो झांसी से पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन झांसी के लिए आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, दोनों के शवों को लेने के लिए झांसी आ रही हैं। ऐसे में दोनों के शवों को लिया जाएगा, बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि पहले क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन झांसी के लिए आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है और पुलिस के सूत्रों से खबर मिली। रतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, खबर मिल रही है कि असद अहमद और गुलाम हसन के परिजन इस वक्त झांसी आ रहे हैं दोनों के शवों को लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई थी कि जो परिजन निकलने का जिनका दावा किया जा रहा था कि वो प्रयागराज से निकले हैं और झांसी आ रहे हैं और उसी जगह आ रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा दें कि झांसी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद असद अहमद जो माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा है और शूटर गुलाम हसन के शवों को यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन इस असमंजस की स्थिति को ब्रेक किया है आकर के खुद SP सिटी जो ज्ञानेंद्र कुमार सिंह हैं यहाँ के। अब से कुछ देर पहले वो यहाँ पर पहुँचे, हालांकि मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने बोलने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब हमने पूछा कि इस असमंजस की स्थिति का क्या निदान है या क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि दोनों ही परिवार जो लोग हैं गुलाम हसन के और इसके अलावा असद अहमद के, वो परिजन अब यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हें आने में 5 से 6 घंटा लगेगा रास्ते में, यानी ये मान के चलिए कि 6 बजे के आसपास और 6 से ज़्यादा यानी 6-7 बजे के आसपास जो परिजन हैं असद अहमद के और गुलाम हसन के, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद हैंडओवर किया जाएगा उनको डेड बॉडी और वो यहाँ से फिर उन्हें प्रयागराज लेकर के कहा जा रहा है कि जाएंगे। तो यानी आज क्रिमेशन की जो बात की जा रही थी वो नहीं हो सकता ऐसा लग रहा है, क्योंकि 6 से 7 घंटे का सफ़र वो करके आएंगे, 7 घंटे का सफ़र, और फिर उन्हें प्रयागराज अगर लौटना है तो 7 घंटे का सफ़र उन्हें और करना पड़ेगा। 14 घंटे ये हो जाते हैं। प्रक्रिया पूरी करने में 1 से 2 घंटे जो भी वक्त यहाँ पर लगता है, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि रात में, देर रात में तो नहीं लगता कि क्रिमेशन की क्रिया हो पाएगी। इसलिए कल ये माना जा रहा है कि क्रिमेशन की क्रिया ज़रूर कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल इस असमंजस की स्थिति को ब्रेक किया है और इस पर जो अभी स्पष्टता नहीं थी उस स्थिति को स्पष्ट किया है आके झांसी के SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दोनों परिजन अब अपनी डेड बॉडीज, जो असद की डेड बॉडी है और गुलाम हसन की डेड बॉडी है, उसको लेने के लिए झांसी पहुंचेंगे 5-6 बजे के आसपास। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मुरादाबाद में सपा विधायक ने असद एनकाउंटर को फर्जी बताया। असद एनकाउंटर पर बोले कि सपा विधायक चौधरी समरपाल सिंह एनकाउंटर के हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराई जाए और सारे एनकाउंटर फर्जी कराए जा रहे हैं। न्याय प्रक्रिया है, हमारे देश में अदालत के जरिए ये सब होना चाहिए। अब जो है वो सब जनता को जग जाहिर है कि क्या कुछ हो रहा है। समाजवादी पार्टी क्या मानती है, इस पर हम विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, ये बताइए, जो इनकाउंटर हुआ है इसे लेकर के अखिलेश जी ने भी निशाना साध दिया, मायावती जी ने भी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी, आपको क्या लगता है इस इनकाउंटर को लेकर के? जैसे ये चल रहा है माहौल इसमें जी भाई, देख रहा है तो सारे फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, और इसमें भी अगर एनकाउंटर हुआ था तो उनको पकड़ के कोर्ट के हवाले करते। जी, न्यायिक प्रक्रिया हमारे देश में तो अदालत के थ्रू होना चाहिए था। अब ये जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आई गया है उसमें, जी जी, सब जनता को जग जाहिर है क्या हो रहा, इसमें कोई ज़्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। वो बच्चा था, अगर पकड़ भी लिया था इन्होंने तो उसको कोर्ट के हवाले करते। और पता नहीं किन परिस्थितियों में कैसे वो मुठभेड़ हुई। अब ये दिखाते हैं कि उसने भी फायर किया। अब ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इसमें, अभी जुडिशरी की जांच होनी चाहिए। कोई मौजूदा जज हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई जज ऐसी जांच हो, तब तथ्य सामने आए। घटना के तुरंत बाद जिस तरह से प्रोफेसर राम गोपाल जी ने कह दिया था कि कुछ दिनों में पुलिस जो है अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर कर सकती है, तो जो शक प्रोफेसर राम गोपाल ने जाहिर किया था वो घटना हो गई है, तो क्या लगता है आपको?
अब वो तो उन्होंने पहले कह दिया था और वही बात सत्य हुई। अब इसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं। जांच का विषय है, अगर ये जांच कराए सरकार तो जांच के विषय में जांच ही वो इसका मूल हल है। जांच में ही पता चलेगा क्या हुआ। देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक का साफ तौर पर कहना है कि कोई अगर अपराधी है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, ना कि उसका इस तरह से इनकाउंटर हो या बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरह से हो रही है तो उस पर उन्हें आपत्ति है। बैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।